क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी से क्वेश्चंस आते हैं। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है पीरियोडिक टेबल की जहां से अच्छे सवाल बन सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा उससे जेई मेंस जेई एडवांस के क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नीट के पीवाईक्यूज आप डेफिनेटली किसी भी सोर्स से उठा के करिए, आपको कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, आउटर मोस्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं, इस रिमूवल में जो हमको एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो कई बार सवाल जो है वो एकदम घुमा फिरा के एकदम हाई लेवल का सवाल बना सकता है, वो इनके नाम बदल बदल के। अभी 1 मिनट में अपन वो रिश्तेदारी भी समझ लेंगे कि इनका मतलब क्या है। हेलो बच्चों, नमस्कार, क्या हालचाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? जी हाँ, पेन किलर सीरीज के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी से क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है पीरियोडिक टेबल की जहां से अच्छे सवाल बन सकते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं इस सेशन में, है ना? इस सेशन में हम करने वाले हैं बेसिक सी चीजें, बेसिक सी बातें, स्टार्टिंग में जो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होते हैं और फिर वो किस तरह से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में जो है हमें अप्लाई करने होते हैं। ये चीजें बहुत जरूरी हैं, है ना? सवाल जो है उसमें लेवल बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चंस जो हैं वो अपन लेवल बढ़ा लेंगे। उसमें किस किस तरह के जो हैं वो कॉन्सेप्ट जो हैं वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो हैं वो यूज हो सकते हैं। तो धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे। जो चीजें, जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा उससे जेई मेंस जेई एडवांस के क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नीट के पीवाईक्यूज आप डेफिनेटली किसी भी सोर्स से उठा के करिए, आपको कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं वापस आई रिपीट, आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है नीट के पीवाईक्यूज में, और आपको जेई के पीवाईक्यूज में भी कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यानी नीट लेवल, जेई मेंस लेवल और जेई एडवांस लेवल ये तो यहां पर टच होगा ही। लेकिन 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 कहानी में ट्विस्ट है। और कहानी में ट्विस्ट क्या है कि अगर पागल ही हो जाए कोई एग्जामिनर, अरे भैया कोई एग्जाम वाला पागल ही हो जाए और बच्चों को एकदम ऐसा एकदम भोकाली वाला सवाल दे दे, उस सवाल को कैसे करें? तो वो हम कुछ 1 आध 2 5 सवाल में चीजें देखेंगे, ठीक है? उन चीजों को देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि उस लेवल का आएगा ही आएगा, लेकिन वो चीज भी हम देख लेंगे, ठीक है? सो प्लीज आप आराम से, इत्मीनान से इस सेशन में बने रहिए और देखिए लास्ट तक अपन चीजें जो हैं वो किस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी की चीजें कनेक्ट कर करके पढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बेटा, पहले वो सुन लो। एक बेसिक सी चीज है, डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, आउटर मोस्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं आइसोलेटेड एटम से, वो एनर्जी जो है वो एनर्जी क्या कहलाती है? ये जो रिमूवल हम करते हैं, इस रिमूवल में जो हमको एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये एक बेसिक सी एनर्जी है। तो बेसिकली ये क्या हो गया? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। ये क्या हो गया बेटा? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। चलो जो ये चीजें पता ही है ना? यहां तो आपका रिवीजन चल रहा है। ये तो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया कि जब आप किसी से इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है। इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट। यानी कि आपने पहली चीज, वो एटम जो है वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। अब आप इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसे क्या कहा जाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आता है सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकेंड मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। पहला सबसे ढीला बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन निकालना, यानी सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। जब आयोनाइजेशन एनर्जी, सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है तो वो फर्स्ट ही होती है, उसके लिए कोई नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कोई पूछता है तो इसका मतलब है उसी एलिमेंट में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना क्या कहलाता है? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। तो इसका मतलब है एक एटम में से हम लगातार इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन कोई चीज फर्क रहता होगा। चलो आओ देखते हैं वही चीज, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट। मान लीजिए ये एक एलिमेंट है, ठीक है? ये एक एलिमेंट है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी शेल है, ये इसकी शेल है और ये इसकी
शेल है। सबसे आउटर मोस्ट शेल मान लीजिए हमने ये ले लिया, ये nth शेल है, ये n-1 शेल है और ये आपकी n-2 शेल है। करेक्ट है, ठीक है। आपका जो पहला इलेक्ट्रॉन है या दूसरा इलेक्ट्रॉन है या जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए वो यहां पड़ा हुआ है ना। पहला इलेक्ट्रॉन भी इसी में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में है, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में है, मान लीजिए इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन इसमें पड़े हुए हैं, ठीक है, मान लिया। और मान लो 2 इलेक्ट्रॉन यहां कहीं पे इधर दिख रहे हैं, होने को 8 हो सकते हैं, ठीक है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। कुल मिला के इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भरे हुए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन लगातार निकालने हैं। हमें क्या करना है बेटा, लगातार इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए ये एलिमेंट एक x एलिमेंट ले लेते हैं अपन, उस x या m एलिमेंट ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं हम, एक m एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। अब m एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी 1, m एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी 2 और m एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी 3 और m एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी 4 की वैल्यूज कुछ हम ले लेते हैं, कि कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। पहली चीज, एक चीज ध्यान रखना बेटा, जब हम यहां से एक एलिमेंट मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जब m से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये m प्लस बनेगा, इसे ही बोलेंगे हम IE1। और जब हम यहां पे जाएंगे तो इसे बोलेंगे हम IE2, यानी m प्लस से हम m2 प्लस बना देंगे। फिर हम यहां पे जाएंगे तो उसे हम m3 प्लस बना देंगे, यानी कि ये IE3 हो जाएगा। फिर अगर हमें 4 बनाना है तो ये m+4 बनाएगा, इसे हम IE4 बोलेंगे। ये IE1, IE2, IE3 और IE4 किसके रिस्पेक्ट में बोले हुए हैं, जहां से कहानी को शुरू किया गया था, m के रिस्पेक्ट में ये चीज बोली हुई है। तो कई बार सवाल जो है वो एकदम घुमा फिरा के एकदम हाई लेवल का सवाल बना सकता है, वो इनके नाम बदल बदल के। अभी 1 मिनट में अपन वो रिश्तेदारी भी समझ लेंगे कि इनका मतलब क्या है। आ जाओ पहले देख लेते हैं। मान लिया IE1 जो है उसकी वैल्यू दी हुई है कुछ मतलब रैंडम वैल्यू दी हुई है। पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि यहां पर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, यहाँ पे न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटॉन के नंबर हैं वो ज्यादा और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, क्योंकि एक निकाल दिया, यहाँ और निकाल दिया, यहाँ और निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन और कम हो जाएंगे, यहाँ और निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन जो है वो और कम हो जाएंगे, और यहाँ और निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन जो है वो और कम हो जाएंगे। करेक्ट है। तो आप कुल मिला के जब इधर से इधर आ रहे हो, इधर से इधर आ रहे हो, तो हो क्या रहा है, इधर से इधर आ रहे हो तो हो क्या हो रहा है, लगातार उसी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप जेड इफेक्टिव को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, जेड इफेक्टिव को इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि प्रोटॉन तो नंबर में उतने ही है, यानी कि प्रोटॉन तो नंबर में उतने ही है और इलेक्ट्रॉन जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो जेड अपॉन ई रेशियो जो है वो इंक्रीज हो रहा है, उसी को तो जेड इफेक्टिव बोलते हैं। Z अपॉन ई रेशियो जो है वो प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो जो है वो क्या हो रहा है बेटा, उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है प्रोटॉन की पावर जो है वो अब ज्यादा लग रही होगी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे। जैसे यहां पर मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है ना, तो 10 को खींच रहे होंगे, यहां 10 9 को ही खींच रहे होंगे, यहां 10 जो है वो 8 को खींच रहे होंगे, यहां 10 7 को खींच रहे होंगे और यहां 10 6 को ही खींच रहे होंगे। कुल मिला के जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा, होगा नहीं होगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से हमें ये तो समझ आ गया कि किसी भी एलिमेंट की सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में हमेशा यही ऑर्डर चलेगा, यानी एक एलिमेंट की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज्यादा, और तीसरी उससे ज्यादा, चौथी उससे ज्यादा, एंड सो ऑन चलता रहेगा। यानी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू एक एलिमेंट के लिए क्या होती है, इंक्रीज होती है। याद हो जाएगा पक्का। कुल मिला के सिंपल सी बात है, एक इंसान के गाल पे एक थप्पड़ मारो दर्द होगा, दूसरी थप्पड़ मारो उसी जगह पे ज्यादा दर्द होगा, तीसरी मारो, चौथी मारो, पांचवी मारो, हर बार जब आप एक थप्पड़ एक ही जगह लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं उसे दर्द ज्यादा हो रहा है। बस इस बात से आपको याद रखना है, इंसान एक ही होना चाहिए, यानी कि वो एलिमेंट सेम होना चाहिए और उसमें से लगातार आपको इलेक्ट्रॉन निकालते रहने हैं। लगातार आपको क्या करना है बेटा, इलेक्ट्रॉन निकालते रहने हैं। हर बार आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी।
हर बार आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर, क्या सीख सकते हैं इससे, अभी बताऊं। ये जो चित्र बनाया है इससे अपन कनेक्ट करते हैं आगे की चीज को। ये जो चित्र हमने बनाया है इससे हम कनेक्ट कर सकते हैं आगे की चीज को और अंदाजा लगा सकते हैं कुछ चीजों का। बोले सर कैसे, आ जाओ। देखो मान लीजिए अब ये जो वैल्यू है मैंने यहां पे बनाया हुआ है, मान लीजिए मैंने इसमें कोई वैल्यू ले ली, मान लीजिए यहां पर वैल्यू ले ली मैंने 35 वैल्यू ले ली, है ना, रैंडम ऐसे ही वैल्यू ले ली, ठीक है। एनर्जी है तो किलो कैलोरी में हो सकती है, किलो जूल में हो सकती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हो सकती है। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये चीज आ जाएंगी तो इसे आयोनाइजेशन एनर्जी ना बोल के आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा बेटा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। जब आयोनाइजेशन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है मेजर किया जाएगा तो उसे क्या बोल दिया जाएगा, उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल दिया जाएगा। तो हमारे लिए तो कुछ नहीं है, यूनिट अलग होने पे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए दोनों टर्म आईपी एंड आईई सेम ही हुई, ठीक है। सो आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जैसा कि आपने बताया ओहो IE1 से ज्यादा तो IE2 होगी ही होगी, तो इसका मतलब है यहां पर जो वैल्यू आएगी वो इंक्रीज ही आएगी। मान लीजिए मैंने यहां पे 55 कर लिया और उसके बाद मैंने यहां पर भी ऑब्वियसली ये कभी भी किसी भी एलिमेंट के लिए ये चीज घट नहीं सकती, कभी भी किसी भी एलिमेंट के लिए ये चीज घट नहीं सकती, ये हमेशा इंक्रीज होगी, हमेशा इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब हुआ, और इसमें क्या लिख देते हैं हम, यहां पे मान लीजिए 72 लिख देते हैं और फिर ये भी इंक्रीज होगी। तो मैंने यहां पे लिख दिया कितना, मैंने यहां पे लिख दिया मैंने 630। कितना लिख दिया बेटा मैंने, 630। क्या सिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं कि जब कभी भी इस तरह की वैल्यूज दी हुई आए, किसी एलिमेंट की सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी दी हुई आए और उन वैल्यूज में हमें एक सडन जंप देखने को मिले, हमें एक सडन जंप देखने को मिले, सडन जंप है ये, है ना, ये सडन जंप है बिटवीन वैल्यूज। देखो आप 35 से 55, 35 से 55 इतना गैप नहीं है, 55 से 72 इतना गैप नहीं है, लेकिन 72 से 630 अच्छा खासा गैप है, अच्छा खासा नहीं, बहुत लार्जेस्ट गैप है। आपको जब कभी भी इस तरह की वैल्यू दी हुई हो और आपको ऐसा एक सडन गैप नजर आए तो उस चीज को मैं कनेक्ट करके पढ़ाना चाहता हूं कि इसका मतलब है यहां 3 इलेक्ट्रॉन थे, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। ये जो 4th इलेक्ट्रॉन आपने निकाला है ये अंदर की शेल का इलेक्ट्रॉन है, यानी आपकी बाहर वाली शेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसने इजी 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 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। हालांकि वैल्यू इंक्रीजिंग ही रहेगी, जैसा कि मैंने बताया था, इंक्रीजिंग ही है, ये भी बड़ा ही है लेकिन ये बहुत बड़ा है। जब गैप एकदम से आ जाता है, एकदम से लार्ज गैप आ जाता है, तो इसका मतलब है भैया वो इलेक्ट्रॉन आपने वैलेंस शेल से तो नहीं निकाला, बाहर वाली शेल से तो नहीं निकाला, कहां से निकाला, अरे वो तो अंदर की शेल से निकाला। तो इसका मतलब है ये वैल्यू देख के हम ये पता कर सकते हैं कि किसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं। इसका मतलब है हम ये देख के पता कर सकते हैं कि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, है तो बताओ इसमें कितने हैं, 3 है। कैसे पता किया, अरे लार्जेस्ट जंप देख के पता किया, और क्या किया, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि पहला दूसरा तीसरा इस वाली शेल में है। तो इससे हम क्या क्या पता कर सकते हैं, इससे हम पता कर सकते हैं प्रेडिक्शन, इससे हम क्या क्या पता कर सकते हैं, इस लार्जेस्ट जंप को देखकर क्या पता कर सकते हैं, इस लार्जेस्ट जंप से हम क्या पता कर सकते हैं, पहला चीज प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कि कितने इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा तो +3। फिर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, जिस पे अभी अपन बात करेंगे। दूसरा है ना ग्रुप, प्रेडिक्शन ऑफ ग्रुप नंबर, कि कौन से ग्रुप से बिलोंग कर सकता है, ये भी हम बात करेंगे। तीसरा प्रेडिक्शन ऑफ एलिमेंट, भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम कि एलिमेंट कौन सा होगा। तीसरा प्रेडिक्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन,
कॉन्फ़िगरेशन का अंदाजा भी लगा सकते हैं। ये सारी चीजें, बोले सर ये सब चीजें इसी चीज से हो जाएगी। आ रहा है, बिल्कुल हो जाएगी, चिंता ही मत कर। जैसे मान ले अब हमारा एग्जांपल हो गया कि अगर सडन जंप आया तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, ये जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 shell which requires very high energy। और इसी वजह से ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है इसको हमने कहां कंसीडर कर लिया, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है। ये मान के चलो ये 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के हैं। तो प्रेडिक्शन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में पहला अगर हम देखें तो प्रेडिक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके कितने हो जाएंगे, 3। कौन से ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं? तो अब हमें मान लीजिए एक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है हमने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, पहली चीज। और दूसरी चीज है पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, उतना ही जितना कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, उसके आगे +3 लगा लो। कुछ फॉर्मूला वगैरह हम देख सकते हैं। मान लीजिए इस कंपाउंड का जो हमारा M एलिमेंट है, फॉर्मूला ऑफ हमें अगर कार्बोनेट निकालना है ना, कार्बोनेट निकालना है तो ये कहीं ना कहीं M3+ है ना। ये क्या होगा हमारा, M3+ होगा कि नहीं होगा, ये देखो M3+ होगा, M3+ होगा। अब आप कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, M3+ है और CO3 2- है, तो क्या हो जाएगा M2CO3 ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, M2CO3 ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब अगर हम कार्बोनेट का फॉर्मूला ऐसे निकाल दिया, क्या हम फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड निकाल सकते हैं? ऑक्साइड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं क्या? तो ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, M तो +3 में है, O2- में है, इसका इधर लगाओ, इसका इधर लगाओ, बताओ क्या लिख दूं, M2O3 फॉर्मूला बन जाएगा क्या? ये M2O3 का फॉर्मूला हो गया। आप इसी तरह से कुछ भी, आप नाइट्राइड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, फॉर्मूला ऑफ नाइट्राइड, ऐसा भी कोई सवाल आ जाए, फॉर्मूला ऑफ नाइट्राइड नाइट्राइड होता है N3- तो M3- और सॉरी M3+ और N3- तो ये क्या हो जाएगा, Mn। क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, Mn फॉर्मूला हो जाएगा। ये इसके नाइट्राइड का फॉर्मूला हो गया। तो आप इस तरह के कंपाउंड्स के, इस तरह से आप कंपाउंड्स बना सकते हैं। दूसरा वो आपसे ये पूछ ले, है ना, ये तो हो गई बात, 3 बातें हो गई, पहली बात हो गई, दूसरी बात हो गई, तीसरी बात हो गई। चौथा सवाल वो ये कर सकता है कि ये कौन सा इसका जो है ये कौन सा ग्रुप से बिलोंग कर सकता है। ग्रुप कैसा हो सकता है, आपको 4 ऑप्शन देगा, उन 4 ऑप्शन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 निकालने हैं। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 कहाँ होते हैं, ग्रुप 13 में होते हैं। कहाँ होते हैं बेटा, ग्रुप 13, बोरोन फैमिली। तो अगर कोई एलिमेंट होगा तो बोरोन फैमिली का होगा, बिकॉज यहां पे NS2Np1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरी n की वैल्यू सेम रहेगी। उस वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। उस 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं। कोई कॉन्फ़िगरेशन दे देगा तो फिर आपको बस इस वाले कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से निकाल लेना है। अगर आपसे पूछे कि बताओ लार्जेस्ट जंप इन दोनों के बीच में है, अगर ऐसी कोई वैल्यू है, और बोले लार्जेस्ट जंप दूसरी और तीसरी के बीच में है, तो फिर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। पहली और दूसरी के बीच में तो फिर 1 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी लार्जेस्ट और सडन जंप से पहले कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सब क्या बताएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता देंगे। क्या बता देंगे, वो प्रेडिक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो प्रेडिक्शन ऑफ एलिमेंट आपका ग्रुप नंबर से हो ही जाएगा पहले, अगर आपको ग्रुप नंबर निकालना आता है। फिर प्रेडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपका हो जाएगा, क्योंकि ग्रुप नंबर से पता चला NS2Np1 वाला है, तो ऐसा जो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में दिया होगा हम उस पर टिक लगा लेंगे कि ये एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन ऐसे नहीं होंगे जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 हो, वो अलग होंगे। सो चिंता ना करें, ऐसे सवाल हम करेंगे। बहुत सारी चीजें हमने यहां पर एक साथ कवर करने की कोशिश करी है। फिर कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर आयोनाइजेशन एनर्जी का, मतलब जिनका आयोनाइजेशन एनर्जी पर फर्क पड़ता है। पहला फैक्टर है, अगर साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा तो उसे निकालना आसान है। तो साइज बढ़ने पर आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है।
दूसरा, जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। ये दूसरा फैक्टर है। लेकिन महज दो ही फैक्टर से काम नहीं चलता। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। तो np6 जो होता है ये मैक्सिमम इन अ पीरियड होता है, मैक्सिमम इन अ पीरियड होता है। हाफ फील्ड जो है वो ये कहते हैं हम भी नहीं देंगे, हाफ फील्ड जो है वो कहते हैं हम भी नहीं देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें उल्टा लिख दिया इसने। हाफ फील्ड ये कहते हैं कि हम भी नहीं देंगे, तो इस केस में np3 ज्यादा होगा किससे? np4 से। पेनेट्रेशन पावर क्या है? पेनेट्रेशन पावर जो है वो डिसाइड होती है वेव फंक्शंस से, जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स से। जो s ऑर्बिटल होता है वो स्पेरिकल होता है, वहां जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सब तरफ बराबर होती हैं, तो वो न्यूक्लियस को ज्यादा पसंद होता है। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एकदम सेंट्रलाइज हो कि बढ़िया इलेक्ट्रॉन है, कोई नोडल प्लेन नहीं है, न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन्स पसंद है। अब ऐसा ऑर्बिटल, ऐसा एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो सब जगह क्या है? बढ़िया से फैली हुई है, बराबर फैली हुई है, तो उसको वो क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के पास होना, इलेक्ट्रॉन की क्लोजनेस टू न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन का जो क्लोजनेस है न्यूक्लियस से, वो बोलता है पेनेट्रेशन पावर। वो क्या बोलता है? पेनेट्रेशन पावर बोलता है। अगर शेल नंबर सेम हो तो हम भी जानते हैं एस न्यूक्लियस के पास, पी उससे दूर, डी उससे दूर और एफ उससे दूर है। वापस बोलो क्या? अगर हम शेल नंबर सेम रखें, शेल नंबर सेम रखें तो 2s न्यूक्लियस के ज्यादा पास है 2p से, तो ये क्लोजनेस टू न्यूक्लियस हो गई। ये क्या हो गई बेटा? क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस के पास पड़ा हुआ मान लो कोई है, और उसको आप बोलोगे कि मेरे को आयोनाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एनर्जी ज्यादा डिमांड करेगा। ये क्या करेगा बेटा? एनर्जी क्या करेगा? ज्यादा डिमांड करेगा। ये फैक्टर्स याद हो जाएंगे। np3 np4 से ज्यादा होगा, ns2 np1 से ज्यादा होगा, और np6 जो है वो मैक्सिमम होगा। इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए एक ब्रह्मास्त्र बना लेते हैं, एक ब्रह्मास्त्र बना लेते हैं, एक एमडीजे बना लेते हैं। और वो क्या है वो सुनो। एमडीजे का मतलब होता है एमडी मोहित दाधीच, और ये तो मेरा नाम है, और जुगाड़। तो एमडीज जुगाड़ है बेसिकली, है ना। तो जुगाड़ क्या है कि किसी भी पीरियड में, है ना, वैलिड अप टू, वैलिड अप टू कौन सा? वैलिड अप टू, पहली चीज तो वैलिड फॉर एस एंड पी ब्लॉक ओनली। किसके लिए वैलिड होगा? ये एस एंड पी ब्लॉक के लिए होगा। दूसरा, ये कहां तक वैलिड होगा? ये कहां तक वैलिड होगा? तो ये आपका वैलिड होगा पीरियड नंबर, आपके पीरियड नंबर दूसरे में वैलिड होगा, आपके पीरियड नंबर तीसरे में वैलिड होगा जब हम लिखेंगे इसकी वैल्यू तो, और चौथे पीरियड तक भी वैलिड होगा। तो वैलिड अप टू फोर्थ पीरियड, और एस एंड पी ब्लॉक मेनली यहीं से पूछा जाता है। वो क्या जुगाड़ है सुन लो। NS1 जो सबसे पहला एलिमेंट होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम, उसके बाद NP1 और उसके बाद NS2। पूछो क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि ये पेनेट्रेशन पावर है, वो देखो इसलिए ये आगे पीछे हो गए। जबकि कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से NS2 यहाँ और NP1 आगे होना चाहिए, उसके बाद NP2, उसके बाद मैंने NP4 लिख दिया और फिर मैंने NP3 लिखा। पूछो क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ है, तो हाफ फील्ड वाला फिर इधर जाएगा, हाफ फील्ड वाला फिर इधर जाएगा। उसके बाद यहाँ आ जाएगा आपका NP5 और मैक्सिमम हो जाएगा NP6, क्योंकि ये फुल फील्ड है। ये क्या है? फुल फील्ड है। ये जो ब्रह्मास्त्र है, ये जो एमडीजे है, ये आपका चौथे पीरियड तक आप किसी का भी ऑर्डर लिख सकते हो। चौथे पीरियड तक कैसे? चौथे पीरियड का लिख देते हैं, आ जाओ। चौथे पीरियड का एनर्जी ऑर्डर लिख देते हैं चौथे पीरियड तक। जैसे मान लीजिए सेकंड पीरियड लिख देते हैं। पीरियड नंबर अगर 2 है तो लिथियम, है ना, फिर लिथियम के बाद, लिथियम के बाद क्या हो जाएगा? लिथियम के बाद क्या हो जाएगा? बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। यही हो जाएगा? होगा नहीं होगा? यही होगा, ठीक है।
अब इसमें हमें ध्यान किसका रखना है, इसी का तो रखना है कि ये 2s2 है और ये 2p1 है, तो पेनेट्रेशन पावर इसकी ज्यादा होती है। ये 2p3 है और ये 2p4 है आखिरी वाला, ठीक है, तो इसकी ज्यादा होती है। बाकी सब तो इंक्रीजिंग ही होगा, बाकी सब तो इंक्रीजिंग ही होगा। तो फिर लिथियम के बाद पहले कौन आ जाएगा, बोरोन, फिर कौन आएगा, बेरिलियम, फिर कौन आएगा, कार्बन, फिर कौन आएगा, ऑक्सीजन, फिर कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ये है सेम फॉर थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में भी आप लिख सकते हो कि n इज इक्वल्स टू अगर 3 हो तो सेम है, इसके नीचे आ जाए सोडियम, लेकिन अब इसके नीचे एल्यूमिनियम है तो पहले वो ले आओ, फिर क्या लिखोगे, मैग्नीशियम, फिर क्या लिखोगे, सिलिकॉन, फिर क्या लिखोगे, सल्फर, फिर क्या लिखोगे, फास्फोरस, फिर क्या लिखोगे, क्लोरीन, फिर क्या लिखोगे, आर्गन। ये चीज आप पीरियड नंबर 4 के लिए लिख सकते हैं, मगर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स ही लेने हैं, है ना। कौन से लेने हैं, हमें सिर्फ एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स ही लेने हैं। तो इसके नीचे आ गया आपका पोटेशियम, उसके बाद आपका आ जाएगा क्या, गैलियम, उसके बाद आ जाएगा आपके क्या, कैल्शियम, क्योंकि गैलियम जो है वो है आपका 4p1 और ये है 4s2, तो पेनेट्रेशन लग गया। उसके बाद यहां पे जर्मेनियम, ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या आएगा, सेलेनियम, उसके बाद यहां कौन आएगा, आर्सेनिक, उसके बाद यहां कौन आएगा, ब्रोमीन, और उसके बाद यहां कौन आएगा, क्रिप्टन। ये वैल्यूज चलेंगी। फोर्थ पीरियड तक हमें वैल्यूज में दिक्कत नहीं है, फोर्थ पीरियड तक ऑर्डर जो है वो ऐसा चलता है। लेकिन फिफ्थ पीरियड में पेनिट्रेशन नहीं लगेगा, सिक्स्थ पीरियड में भी पेनिट्रेशन नहीं लगेगा, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी भी नहीं लगेगी। जैसे यहाँ पे ये P4 है, ये P3 है ना। यहाँ पे देखो, ये रहा आपका P4 है, ये P3 है, तो यहाँ भी लगा, तो ये हो गया हाफ फील्ड, ये भी हो गया हाफ फील्ड। यहाँ पे भी P4 है, ये P3 हो गया, तो ये भी हो गया हाफ फील्ड, ठीक है, ये पेनिट्रेशन। इसी तरह से ये 3p1 और ये 3s2, तो ये भी क्या हो गया, पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन पावर और हाफ फील्ड स्टेबिलिटी वाले फैक्टर्स कहाँ लगते हैं, यहाँ लगते हैं टू सेकंड पीरियड में, है ना, सेकंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में, सॉरी थर्ड पीरियड में और फोर्थ पीरियड में। तो इसका मतलब है पेनिट्रेशन में हमें क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो 2s2 ज्यादा होगा 2p1 से, एक 3s2 ज्यादा होगा 3p1 से, और एक 4s2 ज्यादा होगा 4p1 से, ठीक है, फोर्थ पीरियड तक। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या ध्यान रखेंगे, 2p3 ज्यादा करेंगे 2p4 से, 3p3 ज्यादा करेंगे 3p4 से, और आपको 4p3 ज्यादा करेंगे 4p4 से, करेक्ट है। ये कुछ फैक्टर्स हमने देखे। उसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की, है ना, या टॉप टू बॉटम की बात करें, है ना, सम इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स की अगर हम बात करें, है ना, टॉप टू बॉटम की बात करते हैं। टॉप टू बॉटम में हमारे पास जो ग्रुप हमारे पास नॉर्मली क्या होगा, जनरल ट्रेंड की अगर हम बात करें, जनरल ट्रेंड में आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, बिकॉज एन की वैल्यू इंक्रीज होती है। ये जनरल ट्रेंड है, ये रेगुलर ट्रेंड है ना। सम स्पेशल केस, बट यहां पे देख लेते हैं, बट क्या है, बोरोन, ठीक है, तो एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम हो जाएगा, पहला चीज तो। दूसरा, इंडियम से ज्यादा थेलियम हो जाएगा, एसएन से ज्यादा पीबी हो जाएगा। रीजंस क्या है, इसमें डी के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, है ना, ड्यू टू पुअर सिग्मा ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन, 3d इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसमें जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, इसे हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। थेलियम में और पीबी में ड्यू टू पुअर सिग्मा ऑफ, सिग्मा मतलब शील्डिंग, पुअर सिग्मा ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स, जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज हो जाता है और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, इसे हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये कुछ कुछ जगहों पे ये चीजें जो हैं वो हमें देखनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम बात करें अगला कि इन डी ब्लॉक आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ
5D series element are maximum due to lengthenoid contraction. lengthenoid contraction के कारण ऐसा होगा। केवल जो ग्रुप थर्ड है, ग्रुप थर्ड नॉर्मल होगा, ग्रुप थर्ड नॉर्मल होगा जिसमें स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम चलेगा। बट 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 हमेशा याद रखना 5D इन मैक्सिमम। बट 4th to 12th 5D ionization energy of 5D series is maximum। तो ये जो बात लिखी हुई है ये किसमें है? फोर्थ ग्रुप से 12th ग्रुप तक। कहां तक बात लिखी हुई है? ये 4 से लेके 12 तक। तीसरा नॉर्मल है, तीसरा ग्रुप नॉर्मल है, टॉप टू बॉटम में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। मोटा मोटा यही है जहां पे टॉप टू बॉटम में दिक्कत है, मोटा मोटा यही है जिसमें टॉप टू बॉटम में दिक्कत है। बाकी सब जगह नॉर्मल है, इनके अलावा नॉर्मल है। ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। इनफैक्ट अपन अगर इसको नंबर भी डाल दें तो हमारे लिए याद करने में आसानी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि ये एक, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा पॉइंट याद कर लिया है ना, कि 4 ऐसी जगह पे दिक्कत है जिसमें 4 में से 2 तो जो है वो आपके 13वें ग्रुप में ही है और एक 14th ग्रुप में है ना। ठीक है भाई, तो आ जाओ फिर अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। अच्छा, एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये क्या बला है? देखो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेडिक्ट हमने कर ही लिए, वो तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा हम मेटेलिक नेचर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी होगा। और अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी होगा, है ना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी होगा तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो है वो इंक्रीज होगा और इसी को हम मेटेलिक नेचर बोलते हैं। इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम में कंपेयर करवाया जाए तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। और इसी वजह से इनकी जो रिएक्टिविटी है वो भी क्या होती है बेटा? इंक्रीज होती है। आपसे पूछा जाए कि बताओ इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सा है, तो सीजियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। सीजियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। लिथियम सबसे कम रिएक्टिव मेटल है। क्लियर भाई? सही है एकदम। लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इनमें सबसे ज्यादा है, तो लिथियम सबसे देर से इलेक्ट्रॉन देगा, और जो सबसे देर से इलेक्ट्रॉन देता है वो अच्छा रिड्यूसिंग होता है, अच्छा रिड्यूसिंग नेचर होता है या खराब? तो आंसर है सर, जो देर से इलेक्ट्रॉन देगा वो तो बेकार ही रिड्यूसिंग नेचर है। तो सर फिर जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें लिथियम सबसे ऊपर क्यों आता है? वो तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो लिथियम के सबसे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होने का कारण क्या है? तो लिथियम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। ये है नॉर्मल इन गैसियस स्टेट, है ना। ये सब किस में देख रहे हैं हम? गैसियस स्टेट में देख रहे हैं, नॉर्मल इन गैसियस स्टेट। लेकिन जब ये पानी में जाते हैं तो एक कहानी अलग बनती है। लेकिन जब ये पानी में जाते हैं तो एक कहानी क्या बनती है? अलग कहानी बनती है। जैसे मान लीजिए, अब बात करते हैं किसकी, कि मान लीजिए वाई लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जबकि, है ना, ऑल्दो लिथियम हैज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर भी क्यों? कि अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखें तो लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखें तो। इस हिसाब से लिथियम जो है वो क्या करेगा? लिथियम सबसे देर से इलेक्ट्रॉन देगा। तो मान लीजिए लिथियम के बारे में बात करते हैं, तो लिथियम सॉलिड है, पहले उसे लिथियम गैस में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां जो एनर्जी आएगी बेटा इसे बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी।
क्या बोलते हैं इसे? सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड से गैस ले जा रहे हो। यहां है वो दूसरा स्टेप जिसे हमने आयोनाइजेशन एनर्जी बोला, ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। यहां है वो सेकंड चीज। अब लिथियम जो है वो लिथियम प्लस बन के तैयार बैठा है गैसियस स्टेट में। तो लिथियम ने दम लगाया, लिथियम के पास आप गए। इस तरह से आप अगर सोडियम के लिए ये चीज सोचते हैं, सोडियम के लिए ये चीज सोचते हैं, तो सोडियम जल्दी गैस में बदलेगा और सोडियम जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, पोटेशियम और जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, रुबिडियम और जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, सीजियम और जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। यानी इलेक्ट्रॉन तो ये जल्दी देंगे क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज हो रही है। अब जल्दी इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये ज्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, तो ये तो सबसे बेकार होना चाहिए था फिर। लेकिन ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है तब भी। रिड्यूसिंग एजेंट का पता है ना, जो इलेक्ट्रॉन फेंक के मारे वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिसका खुद का क्या हो? ऑक्सीडेशन। जिसका खुद का क्या हो? ऑक्सीडेशन, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो बताओ यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट Li है या Li प्लस है? तो Li प्लस मत बोल देना, Li है वो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये तो दे चुका है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन तो निकल चुका है यहां पे। तो लिथियम रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लिथियम प्लस नहीं होता। लेकिन लिथियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? जल्दी बताओ सर, जल्दी बताओ। लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी तो ज्यादा है, फिर भी आप उसे कह रहे हो कि लिथियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि उससे कम आयोनाइजेशन एनर्जी इन बाकी सब की है। तो ये होने चाहिए ना अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट, ये जल्दी देंगे इलेक्ट्रॉन तो किसी रिएक्शन में नहीं। लिथियम जो है वो यहां तक आते आते नाराज हो गया। फिर आप इसके पास गए कि रुक जा, ऐसे हवा में तो काम करेंगे नहीं, तेरे को पानी में डालेंगे। क्या बोला? तेरे को पानी में डालेंगे। इसको बोलते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हाइड्रेशन। तेरे को पानी में डालेंगे। तो लिथियम बोला कि अच्छा पानी में डालोगे? तो बोले पानी में तो बाकी सबको भी डालोगे। क्या बोला? पानी में तो बाकी सबको भी डालोगे। तो बोला देख, बाकी सबके पास भी +1, तेरे पास भी +1 है ना, तेरे पास भी +1 और बाकी सबके पास भी +1। क्या लगता है तुझे, तू छोटी साइज का है? बोले हाँ। तो तू छोटी साइज का है तो तेरा जो +1 है वो ज्यादा डेंसिटी रखता है कि नहीं रखता है? बोले रखता है। बोले तू जब पानी में जाएगा तो पानी के मॉलिक्यूल्स को कम बुलाएगा या ज्यादा बुलाएगा? बोले मैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स को बहुत बुला लूंगा, क्योंकि मेरी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। मेरी जो चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा है। मतलब अगर आप देखेंगे तो चार्ज अपॉन रेडियस उसे बोलते हैं बेटा फाई। चार्ज अपॉन रेडियस को क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं। फाई मतलब होता है आयनिक पोटेंशियल। उस आयन में कितना पोटेंशियल है, कितना दम है, कितनी ताकत है। तो एक कितनी साइज पे चार्ज की डेंसिटी कितनी है, उसमें लिथियम जीत जाता है। लिथियम बोला बस फिर देर मत लगा भाई, फेंक दे पानी में, और इतना पानी लगाऊंगा अपने आसपास कि इन सब से पानी में बड़ा नजर आऊंगा। यानी पानी में जाके लिथियम सबसे बड़ा हो गया। पूछो क्यों? क्योंकि उसने सबसे ज्यादा पानी चिपकाया, उसने सबसे ज्यादा पानी चिपकाया। सोडियम उतना पानी नहीं चिपका पाएगा, पोटेशियम उतना पानी नहीं चिपका पाएगा, रुबिडियम उससे और कम चिपकाएगा, सीजियम उससे और कम चिपकाएगा। यानी कि जो जितना छोटा पानी में जाके वो उतना ही मोटा, जो जितना छोटा पानी में जाके वो उतना ही मोटा। तो पानी में जाते ही ये अब हो गया Li प्लस एक्वस। अब क्या नाम लिख दिया इसका? Li प्लस एक्वस। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आयन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रेटेड आयन। हाइड्रेटेड आयन हो गया ये। और जब ऐसा हुआ तो लिथियम के पास खूब सारा पानी आया होगा बेटा। पानी कैसे आया होगा? इस तरह से पानी टूटा नहीं है यहाँ पे, पानी टूट के रिएक्शन करता है, उसे हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। पानी अगर मॉलिक्यूल की फॉर्म में सराउंड करे, पानी अगर मॉलिक्यूल की फॉर्म में सराउंड करे तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हाइड्रेशन बोलते हैं। सिर्फ एडिशन हुआ है यहाँ पे पानी का। पानी ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, और वो बॉन्ड था कौन सा? आयन डाइपोल टाइप के इंटरेक्शंस थे। कौन से टाइप के इंटरेक्शन थे? पानी में आयन डाइपोल टाइप का इंटरेक्शन किया। आयन डाइपोल। डाइपोल क्यों बोला? क्योंकि पानी जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है। आयन डाइपोल इंटरेक्शन हुए, फिर पानी के ऊपर और पानी जुड़ा, यानी कि यहां और पानी जुड़ गया। ये कौन सा हुआ? ये डाइपोल डाइपोल हुआ। ये क्या हुआ? डाइपोल डाइपोल हुआ। तो जितना ज्यादा पावरफुल बीच में होगा, जितना ज्यादा पावरफुल बीच में होगा, ये अपने चारों तरफ पानी के मॉलिक्यूल्स उतने ही ज्यादा लगाएगा। और उस एक लेयर से फिर अगली लेयर, उससे अगली लेयर, ये सारी चीज कैसे पता चलती है? बीच में जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना ज्यादा डेंस है,
उसकी आयनिक पोटेंशियल कितनी, उसका आयनिक पोटेंशियल कितना ज्यादा है। अगर उसका आयनिक पोटेंशियल ज्यादा है तो पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे और दूसरी लेयर भी ज्यादा होगी। दूसरी लेयर डिसाइड करती है कि हाइड्रेटेड आयन की साइज क्या होगी। पहली लेयर में सब कैपेबल हैं, ये सब आयंस एक एक लेयर तो पानी के साथ बना लेंगे, यानी कि ये सारे आयंस जो हैं वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन तो दिखा देंगे। लेकिन मुझे बताओ, आयन डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है साइज के लिए या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है? आंसर है सर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, बिकॉज पहली लेयर सब बना रहे हैं लेकिन जिसकी ताकत है दूसरी लेयर तीसरी लेयर की, उसकी साइज उतनी ही ज्यादा होगी। तो मुझे बताओ अब हुआ क्या? सर वापस कहानी पे आओ। कहानी ये चल रही थी कि लिथियम जो है वो क्यों ऐसा बन गया, तो साथ में जो एनर्जी रिलीज हुई वो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हुई, वो एक्सोथर्मिक हुई। क्या हुई? वो एक्सोथर्मिक हुई। कुल मिला के ऐसे समझो कि इसके यहां पे हमारे पास हमें 100 रुपए लग गए, इसमें भी हमारे 200 रुपए लग गए, यहां 100 रुपए दिए, यहां 200 रुपए दिए, 300 रुपए। लेकिन ये जब पानी में कूदा तो इसने हमको 1000 रुपए वापस दे दिए, यानी हम फायदे में आ गए 700 के। हमारे पैसे लगे कितने? 300, और हमें पानी में कूदाने पर इसने एनर्जी दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि इसमें दम था। अब Li प्लस अगर पानी में जाकर स्टेबल हो रहा है तो Li प्लस का हाइड्रेशन जबरदस्त हो रहा है। सो वाई लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? वाई स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होने का कारण क्या है? क्या लिथियम इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है? रॉन्ग। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है तो ये रास्ता तो और मुश्किल होना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता जितना आसान होगा उतना ही जल्दी वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। तो बाकी सबकी आयोनाइजेशन एनर्जी तो कंपैरेटिवली कम है, वो तो दिक्कत नहीं करेंगे, लेकिन लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने के बावजूद भी हाइड्रेशन एनर्जी एक ऐसा फैक्टर था जिसने लिथियम के सारे पाप धो दिए। लिथियम ने पानी में कूदते ही अपने सारे पाप धो दिए। इसका मतलब है लिथियम प्लस जो है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी के कारण वो स्टेबल हो गया, और जब वह स्टेबल हो गया तो वो यहां से यहां आने तक में उसको ओवरऑल एनर्जी का फायदा हुआ। वो एनर्जी की वजह से उस हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से लिथियम प्लस की स्टेबिलिटी देखी जाती है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो रीजन क्या लिखोगे? लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का रीजन क्या लिखोगे? व्हाई लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? ड्यू टू हाई हाइड्रेशन, है ना। आंसर क्या लिखोगे इसका आंसर क्या लिखोगे रे? इसका आंसर लिखोगे ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ Li प्लस आयन। लिथियम प्लस आयन की हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी के कारण ऐसा होता है। तो सर अभी आप बता रहे थे कि जो आयनिक पोटेंशियल है इसका मतलब हुआ सर आयनिक पोटेंशियल होता है चार्ज अपॉन रेडियस। हाँ, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा, चाहे चार्ज अपॉन रेडियस होता है, फाई क्या होता है? आयोनिक पोटेंशियल। क्या होता है? आयनिक पोटेंशियल। आई क्या होता है बेटा? आयनिक पोटेंशियल से हमें क्या पता चलता है कि कितनी साइज पे कितना चार्ज है। दम, सिंपल सी बात है, आयन में दम कितना है, जितना ज्यादा दम होगा उतना ज्यादा हाइड्रेशन करेगा। तो इसका मतलब है अगर मैं नॉर्मल साइज की बात करूं, गैसियस स्टेट में, तो फिर लिथियम प्लस से बड़ा, सोडियम प्लस से बड़ा, पोटेशियम प्लस से बड़ा, रुबिडियम प्लस से बड़ा सीजियम प्लस है कि नहीं है? बोला है सर। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हाइड्रेशन, किसकी बात करूं? हाइड्रेशन, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, तो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन में लिथियम प्लस की हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि छोटा है तो पानी में फिर मोटा है, जो छोटा है गैस में वो पानी में है क्या? मोटा। तो ये हाइड्रेटेड आयन की साइज हो गई। फिर ये सोडियम प्लस है, फिर ये पोटेशियम प्लस है, रुबिडियम प्लस है, और ये सीजियम प्लस है। वो कॉन्सेप्ट हो गया, उधर रिड्यूसिंग एजेंट वाली बात हो गई। अब कुछ नया सिखा रहा हूं, आ जाओ, नया सिखा रहा हूं। अब आता है डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, ऐसा हो गया बेटा। तो इसका मतलब है साइज की अगर हम बात करें, साइज इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम में फिर लिथियम जो है वो लिथियम एक्वस प्लस, और ये Na प्लस एक्वस, और इस तरह से यहां सीजियम प्लस जो है वो एक्वस सबसे छोटा होगा। अब बात आती है कि इनमें करंट दौड़ा दिया तो
बोला कि दौड़ो, सब करंट लगा दिया। आयोनिक मोबिलिटी, क्या बोल दिया हमने? आयोनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी। अब ये दौड़ेंगे, इसके साथ ही ये इसको बोलेंगे अरे भाई तुम्हारे पास तो बहुत पानी है, तुम दौड़ काहे नहीं रहे हो? बोले हम इसीलिए तो नहीं दौड़ रहे हैं। बोले हमारे पास बहुत वजन हो गया, हम पीछे रह गए, हमारे पास बहुत वजन हो गया, हम पीछे रह गए। मोबिलिटी में फिर से ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, मोबिलिटी में फिर से उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। और मोबिलिटी आप ऑब्वियसली हाइड्रेटेड फॉर्म में ही निकालोगे, इसके पास सबसे ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे, इसके पास वजन ज्यादा है, ये दौड़ने में पीछे रह जाएगा। और बाकी जिसके पास वजन कम है तो आयनिक मोबिलिटी में वो आगे आ जाएंगे। आयनिक मोबिलिटी में क्या हो जाएंगे? वो आगे आ जाएंगे, आयनिक मोबिलिटी में आगे आ जाएंगे। ये चीज समझ आ गई? क्या दो नई चीज सीखी? पहला मेटेलिक कैरेक्टर, दूसरा लिथियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि लिथियम प्लस की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है। तीसरा, आपने आयनिक पोटेंशियल के हिसाब से क्या डिग्री ऑफ हाइड्रेशन निकाल सकते हो, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, और या फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर भी निकाल सकते हो कि किसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा हाइड्रेशन उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, जितना ज्यादा हाइड्रेशन होगा पानी के मॉलिक्यूल्स उतने ज्यादा चिपकेंगे, इसकी साइज ज्यादा बड़ी होगी, जितनी ज्यादा साइज बड़ी होगी दौड़ने में उतना ही पीछे रह जाएगा। आयनिक मोबिलिटी में वापस से लिथियम प्लस एक्वस जो है वो पीछे आ जाएगा। समझ में आई बात? अगर बात समझ में आ गई तो आओ कुछ सवाल करें। पहला सवाल, आयोनाइजेशन एनर्जी, आई होप आपको ये विजिबल होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एन एलिमेंट एंड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज होती है। ये वाला सवाल थोड़ी देर बाद करते हैं, इसके जस्ट बाद ये वाला कर लेते हैं क्योंकि अभी जस्ट हमने वो पढ़ाई है। आयनाइजेशन पोटेंशियल इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये सब पूरा सा लिखा हुआ है। 3 एलिमेंट दिए हुए हैं PQRS, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 2 है ना, दी हुई है। 1 497, अगर Q की फर्स्ट 98 है ना, और 1 2 3 इस तरह से दिया हुआ है। पहली चीज, विच ऑफ द एलिमेंट, आप वैल्यूज एक बार अच्छे से देख लीजिए, आप वैल्यूज आपको अच्छे से देख लीजिए अगर आपको विजिबल नहीं है तो, है ना? विजिबल है? आई होप आपको ये विजिबल है थोड़ा सा, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, विजिबल है। तो 497 है ना, 947 5, तो पहले तो ये देख के बताओ, हर एलिमेंट में कुछ, हर एलिमेंट में एक सडन जंप दिखेगा, और वो सडन जंप कैसे होगा वो भी सीखेंगे। विच ऑफ द एलिमेंट X can make MX type compound where X is the halogen and M is alkali metal। इसने कहा कि MX टाइप का कंपाउंड कौन बनाएगा जिसमें X हेलोजन है और M जो है वो एल्कली मेटल है। इसका मतलब इसे इस फॉर्मेट में चाहिए, इस फॉर्मेट में चाहिए। इसका मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए हमारे पास? 1, यानी पहले के बाद ही जस्ट जंप होना चाहिए। अब इसमें से देखो, P में 497 से 947, Q में 98 से 735, 170, R में 176 से 347, 296 से 5। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा जंप है, कौन सा? Q वाला। Q में 98 से 735 जा रहा है, 98 से 735 जा रहा है। अगर आप देखोगे तो Q जो हमारा है वो 98 से 735 जा रहा है, यानी कि ये सडन जंप है। इसका मतलब आंसर हो जाएगा क्या? Q, है ना? क्या आंसर हो जाएगा हमारा? Q आंसर हो जाएगा। ये देखो B आंसर क्या हो जाएगा? B, जिसमें Q दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है द ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल बी। ओहो, आयनिक मोबिलिटी पूछ ली भैया। आयनिक मोबिलिटी का मतलब है जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। सिर्फ पहले पहले पे कंसीडर कर लो, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसकी साइज छोटी होगी। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो साइज क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी कि नहीं हो रही होगी? और जिसकी साइज सबसे कम होगी उसकी पानी में जाके साइज सबसे बड़ी हो रही होगी। तो ऐसा नहीं है कि ये इतना डायरेक्ट है, यहां से जवाब नहीं जाएगा। अगर किसी की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो उसकी साइज डिक्रीज होगी, है ना? उसकी साइज क्या हो रही होगी? डिक्रीज होगी। साइज डिक्रीज होगी तो एक्वस मीडियम में साइज क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। क्यों? क्योंकि ये कौन सा है? गैसियस। तो अब लगाओ दिमाग, दिमाग क्या लगाना है वो सुनो। ये रही वैल्यू, एक आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है क्या, है ना? P की वैल्यू दी हुई है 497, है ना? Q की वैल्यू दी हुई है 98, R की वैल्यू दी हुई है 176, और S की वैल्यू दी हुई है 296। हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है।
हमारे पास ये क्या है, वैल्यूज गिवन है। और इन सबको इन्होंने पहली चीज तो एस और आर के लिए ही बोला है, सो हम एस और आर को ही देखते हैं, हटा दो इसको, एस और आर के लिए ही देखेंगे, छोड़ो जाने दो, एस और आर के लिए ही देखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, ऐसा सोचते हैं, एस और आर की अगर हम वैल्यूज देखें, एस और आर की अगर हम वैल्यूज देखें तो हमें ये पता लगता है कि पहली आयोनाइजेशन एनर्जी आर की कम है और एस की ज्यादा है। अब एस की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो 176 है ना, ये एक सेकेंड, हाँ 176 है, एस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो ऑब्वियसली एस और आर में, एस और आर में, एस और आर में जो साइज है वो ये होगी, एस और आर में जो है वो साइज है वो ये होगी। तो इसका मतलब है R2 प्लस बी बड़ा होगा S2 प्लस से, ये भी ठीक बात है, नॉर्मल गैसियस वाली। ठीक है, तो एक्वस में क्या हो जाएगी, एक्वस में, एक्वस में हो जाएगी R2 प्लस एक्वस, फिर जो है वो छोटा हो जाएगा और S2 प्लस एक्वस जो है वो बड़ा हो जाएगा, यही होगा। अब इस हिसाब से मोबिलिटी वापस किसकी ज्यादा हो जाएगी, मोबिलिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, मोबिलिटी, मोबिलिटी जो पानी में बड़ा है वो कम दौड़ता है, तो इसका मतलब है R2 प्लस की मोबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी क्योंकि ये छोटा है, और S2 प्लस की मोबिलिटी क्या हो जाएगी, S2 प्लस की मोबिलिटी क्या हो जाएगी, S2 प्लस की मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो R2 प्लस ज्यादा ग्रेटर देन S2 प्लस, आंसर क्या हो जाएगा, पहला, है ना। बहुत सी जगह पे तो ऐसा चौथा ऑप्शन ऐसा दिख रहा होगा ना, कैन नॉट प्रिडिक्टेड, अरे अरे प्रिडिक्टेड भाई, प्रिडिक्टेड। चलो अगला सवाल करते हैं, सवाल में मजा आया कि नहीं आया, है ना। तो ये बढ़िया लेवल है, तो ये अच्छा लेवल है, ठीक है, प्रो लेवल के लोग, प्रो लेवल सवाल है ये, बढ़िया लेवल सवाल है कि पागल ही हो जाए, ऐसा कुछ कनेक्ट करके ही दे दे तो फिर एक अलग बात है ना, वो बात है। आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यूज में थोड़ा सा गड़बड़ है, ये 29.252 है। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे मिटा भी सकते हो, ऐसी कोई खास बात नहीं है ना, इतनी वैल्यूज का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हमें इसको हटा भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको ये थोड़ा सा विजिबल कम होगा, बट मैं आपको बता दूं कि ये वैल्यूज जो कुछ हैं वो इस तरह से दी हुई है, 0.78 है ना, 1.57, 3.23, ठीक है, वैल्यू नहीं दिख रही होगी इसलिए मैं बता रहा हूँ, 4.35, 16.09, ठीक है, उसके बाद है, उसके बाद दिया हुआ है 19.78 और उसके बाद दिया हुआ है 23.78। पहले तो ये पूछ रहा है, पहला सवाल कह रहा बताओ इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अरे आसान है, सडन जंप ढूंढना है, 0 1 3 4, 4 से डायरेक्ट 16, ये सबसे बड़ा जंप है क्योंकि 16 से 19 3 का ही फर्क है लगभग, और 19 से 23 भी ज्यादा फर्क नहीं है, 4 के आसपास का फर्क है, तो ये सबसे बड़ा फर्क है, 12 के आसपास का फर्क है। तो ये कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। आओ फिर इसमें क्या लिखा हुआ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4 हो गए, तो आंसर कौन सा हो गया, डी, आंसर कौन सा हो गया बेटा, डी हो गया। फॉर एन एलिमेंट हैविंग ओनली वन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू। अब बताओ, अब बताओ, वो उससे मतलब नहीं है। अगर ये कह रहा है कि भैया अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही हो, अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही हो, तो इसका मतलब है IE1 और IE2 में लार्जेस्ट जंप होगा, है ना, उसके बाद IE3 और उसके बाद IE4 हो सकता है। अब वो कह रहा है कि भैया आप बताओ, आप बताओ कि यहां से अगर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही एक हैं तो इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होगा, इसी केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होगा ना जब 1 और 2 के बीच में डिफरेंस होगा। तो लार्जेस्ट डिफरेंस कहां होगा, है ना, लार्जेस्ट डिफरेंस कहां होगा, तो बेटा मानता हूं 2 is 1 लार्जेस्ट होगा। तो अगर मान लो मैं ऐसा लिखूं, मेरी बात समझना, ये बहुत टेढ़ा सवाल है, मजा आ जाएगा, बहुत ही टेढ़ा सवाल है, सुन लो। आप देख रहे हो किसे, आप कह रहे हो कि ये मान लीजिए हमारे पास आ गया सर, ये मान लीजिए हमारे पास आ गया 25, ये हमारे पास आ गया सर, ये हमारे पास एकदम से अचानक से ज़्यादा हो गया सर, ये 150 है, ये ना, और ये 170 है, और ये आपका 190 है, ऐसा है सर, है ना, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। तो
चलो इसे हटा भी देते हैं, हमारे पास 3 तक के ही ऑप्शन है ना अगले सवाल में, तो 3 ही रख लेते हैं। तो 25, 150 और 170। अब आपने लार्जेस्ट जंप ढूंढा, हाँ 25 से 150 सबसे लार्जेस्ट जंप है, लेकिन वो पूछ क्या रहा है वो सवाल ये नहीं पूछ रहा, वो ये नहीं पूछ रहा कि इसमें और इसमें लार्जेस्ट जंप है क्या, वो ये पूछ रहा डिफरेंस किसमें ज्यादा है। तो मैं ये बोलूंगा कि 150 माइनस 25 करोगे और 170 माइनस 25 करोगे तो ज्यादा क्या होगा। 150 माइनस 25 करोगे और 170 माइनस 25 करोगे तो डिफरेंस कहां ज्यादा आएगा। अरे सिंपल भाई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो आपको सुन के ऐसा लगेगा कि जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वहां पे तो IE1 और IE2 के बाद सबसे ज्यादा डिफरेंस आएगा। तो आपके लिए इसने सबसे पहले एक जाल बिछा रखा है और आपको लगा मैं कहूंगा इसे काट देना बेटा। आपको लगा कि अच्छा पहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन, गलत, वहीं गलती कर दोगे, क्योंकि वो ये पूछ रहा है कि 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 150 माइनस 25, ठीक है। फिर कह रहा है 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 विल बी द 170 माइनस 150, ऑब्वियसली वो है। अरे भाई 2 सक्सेसिव का गैप और छोड़ के गैप, तो गैप कहां ज्यादा होगा, ऑब्वियसली 2 को ज्यादा होगा। अब मैं यहां पे 25, यहां 150, यहां 170 और आगे और लगातार हो तो फिर गैप तो वहीं ज्यादा होगा, ये भी नहीं हो सकता। अरे तो तीसरी में से पहले निकालूंगा, तीसरी में से पहला निकालूंगा तभी तो गैप ज्यादा आएगा। सवाल वापस पढ़ो, इसने डिफरेंस पूछा है, इसने ये नहीं पूछा कि डिफरेंस की वजह से लार्जेस्ट जंप जो है वो पहला है कि नहीं है। ये नहीं पूछा कि सडन जंप किन दोनों के बीच में है। ऑब्वियसली सडन जंप पहली दूसरी के बीच में है, बट सडन जंप के बाद भी तो वैल्यू बढ़ती है। ऐसा थोड़ी है कि सडन जंप आया उसके बाद वैल्यू नहीं बढ़ रही। देखो 16 के बाद 19, सडन जंप तो आप 2 सक्सेसिव के बीच में चेक करोगे, लेकिन 16 के बाद 19 भी हो रहा है, 23 भी हो रहा है। अगर मुझे 0.78 को 16 में से माइनस करना है, 19 में से माइनस करना है या 23 में से माइनस करना है, तो मुझे गैप ज्यादा कहां मिलेगा, आखिरी वाली में से पहली वाली निकालूंगा तो सबसे ज्यादा गैप मिलेगा। आंसर इसका तीसरा होगा। अगर IE4 होता यहां पे तो फिर अगर ऑप्शन IE4 माइनस IE1 होता तो आंसर IE4 माइनस IE1 होता। ठीक है भाई, चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो गलती नहीं करनी है, वो उलझा देगा आपको, पहला ऑप्शन यही दिया है, देख लो। उसके बाद चूज द इनकरेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर, ये तो करवा दिया, ये इससे रिलेटेड है भी नहीं। एल्यूमिनियम गैलियम में गैलियम की कम, ये तो गलत है, तो इसका मतलब यही आंसर हो गया हमारा। इनकरेक्ट पूछा है तो यही आंसर हो गया, बाकी सारे सही है, बाकी सारे सही है। स्कैंडियम वाले ग्रुप में कोई दिक्कत होती नहीं है, है ना। स्कैंडियम वाले ग्रुप में सही है, ऐसा ही चलता है। ग्रुप थर्ड ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है, ठीक है। थेलियम इंडियम में, इंडियम थेलियम में थेलियम ज्यादा होता है ना। SnPb में Pb ज्यादा होता है, अभी पीछे बता ही दिया था। तो ये सब है, ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। वो गैलियम, जो गैलियम है वो ज्यादा होगा, किस वजह से, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होगा। आइए कुछ सवाल और करते हैं उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट और देखेंगे। जेई मेंस और जेई एडवांस के सवाल यूं हो जाएंगे, कुछ नहीं है, सब कुछ हो चुका है ऑलमोस्ट। कुछ कुछ चीजें जो नहीं आएगी वो देखेंगे। एन एलिमेंट है जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी है ना 940, क्या है 940 है ना, 2000, 3000, 4100, 7000, 7800, 16000 और 19000। तो ये रहा सडन जंप। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा NS2NP4। ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, NS2NP4 ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा आपका 16। ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो कैसे निकाला, अभी जो सीखा उसी से निकाला। आ जाओ नेक्स्ट क्या है, ये वाला, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट E1 E2 है ना, E1 E2 और हाँ, तो इसमें तो ये तो आसान है, यहाँ 2 आ रहा है ना, +2 निकाल लेना, ये तो कर लेना, ये तो होमवर्क है ना। +2 हो जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो कर लेना। फिर क्या कह रहा है, कॉन्फ़िगरेशन सडन चार्ज, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी में, यानी कि IE1 IE2 और IE3 में यहां पर जंप है। तो यहां पे जंप है, इसका मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, नहीं है, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, ये रहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। आंसर कर दो डी।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सबसे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहां से पता लगेगा। ठीक है भाई। उसके बाद सवाल आता है ये वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, N2 और CO। देखो बेटा, N2 में जाके देखेंगे तो N2 में सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2p z में रखा है, रखा है कि नहीं रखा है। O2 में सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में रखा है कि नहीं रखा है, कितना कितना, एक एक रखा है। और CO में जो है वो नॉन बॉन्डिंग में रखा होता है, नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन रखे होते हैं। CO में कहाँ रखे होते हैं, CO में नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन रखा होता है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखा होता है। CO में कहाँ इलेक्ट्रॉन रखा होता है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। कहाँ पे, वो जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन रखा होता है, जो कि हायर एनर्जी लेवल पे होता है, जो कि क्या होता है, हायर एनर्जी लेवल पे होता है। तो ये क्या है, हाई एनर्जी वाला होता है, ये क्या होता है, हाई एनर्जी वाला होता है। अब नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ABMO, इसकी भी हाई एनर्जी होती है। जो चीज पहले से हाई एनर्जी पे रखी हुई है, जो इलेक्ट्रॉन पहले से हाई एनर्जी पे रखे हुए हैं, उनको निकालने के लिए हमें एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं देनी पड़ती। तो इसका मतलब है N2 पड़ा है BMO में और ये पड़ा है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो इसका मतलब हुआ ये तो आपका BMO से इलेक्ट्रॉन देगा और ये NBMO से इलेक्ट्रॉन देगा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से देने की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम ही होगी क्योंकि वो हायर एनर्जी पे रहता है। फिर N2 और O2, N2 का इलेक्ट्रॉन BMO में पड़ा है अगर आप निकालने जाओगे तो, और ये इसका ABMO में पड़ा है, अगेन इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। फिर ये तो पता ही है कि ये P3 होता है। ये देखो, ये एटॉमिक नाइट्रोजन, एटॉमिक ऑक्सीजन है, ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। सर ऐसा भी कर सकते हैं क्या, हाँ, गैसियस में से, गैसियस स्टेट में से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है, अगर वो एटम है चाहे वो मॉलिक्यूल है, उसे आयोनाइजेशन एनर्जी ही कहेंगे। N2 भी गैस है, CO भी गैस है, N2 भी गैस है, O2 भी गैस है, तो N P3 है और ये P4 है, और ये O2 जो है O2 के ABMO में पड़ा हुआ है। O2 के कहां पड़ा हुआ है बेटा, ABMO में पड़ा हुआ है। तो ये ऑर्डर भी सही है, वो भी पाई स्टार वाले में। तो इसका मतलब है इसका आंसर हो गया ऑल आर करेक्ट। और एक ऑप्शन और बना लो, अगर ऐसा बनाना है तो मान लीजिए एक ऑप्शन और बना देता हूं मैं कि N लिखा है, O लिखा है और NO लिखा है। NO में क्या होता है, NO में भी बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ABMO। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहाँ है, ABMO में, वो भी पाई स्टार में ही है, ऑक्सीजन वाले की तरह, सिमिलर एज ऑक्सीजन। तो ये भी हाई एनर्जी पे हुआ। तो कभी ऐसा ऑर्डर भी आ जाए तो भी N ज्यादा O कम और NO और कम हो जाएगा। ये ऑप्शन भी लिख लेना बेटा, ABCD है ना, और ये भी लिख लेना साथ में, और लिख लेना ये भी, ठीक है। और ये सब के सब ऑल आर करेक्ट होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ये भी आंसर क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट है। NO और NO में भी कंपैरिजन हो जाए तो भी आंसर आप कर सकते हो। सो बेसिकली जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो हायर एनर्जी पर होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो लोअर एनर्जी पे होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। सो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की कम होगी। और नाइट्रोजन और मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में किसकी ज्यादा होगी, तो फिर वो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की कम होगी। ठीक है। सो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन की क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि उसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है, दूसरा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फुलफिल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। जबकि नाइट्रोजन जो है वो P3 है, माना कि ये P3 है पर ये हाफ फिल्ड है और ये फुल फिल्ड है। तो अगर कभी N2 और N में पूछ ले तो फिर N2 ज्यादा होगा, लेकिन O और O2 में पूछ ले तो O2 कम होगा, उसमें O ज्यादा होगा, N ज्यादा नहीं होगा। N और N2 में N ज्यादा होगा, O और O2 में O ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि O2 खुद एंटी बॉन्डिंग में है,
एंटी बॉन्डिंग की वजह से O2 पीछे रह गया। N2 में कोई एंटी बॉन्डिंग नहीं है, N2 जो है वो बढ़िया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है, दूसरा पेयर्ड है, पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल है, फुलफिल्ड है, जबकि एटॉमिक नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड है, मानता हूं स्टेबल है, लेकिन फिर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड में कंपैरिजन होगा तो फुलफिल्ड आगे आएगा, फुलफिल्ड आगे आएगा। ऐसे निकालते हैं, ये वाले सवाल ऐसे करते हैं। सही है भाई, सही है लेवल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्पीसीज हैं जिसमें सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से कम होगी। दुनिया में कोई ऐसी स्पीसीज नहीं है जिसमें ये दिख आए। हमेशा IE1 कोई भी एलिमेंट हो, उसकी दूसरी ज्यादा, उसकी तीसरी ज्यादा, तो ये चलता ही रहेगा। यानी कि ऐसा कभी होगा ही नहीं कि कोई एलिमेंट की दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम हो जाए उसी की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से। ये सवाल ऐसा है। अब इसमें क्या होता है कि बच्चा सोचता है कि कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन देखा जाता है एक पीरियड में डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए। फॉर द सेम एलिमेंट ऑलवेज कंसिडर चार्ज। नॉट कॉन्फ़िगरेशन। एग्जाम्पल, यहां लिखा हुआ है नियोन, यहां लिखा हुआ है नियोन प्लस, ये P5 हो जाएगा और ये P6 हो जाएगा, तो तुम इसको ऐसा बोल दोगे क्या? नहीं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर नहीं करना है। कंसीडर क्या करना है? चार्ज, क्योंकि हमें पता है नियोन और नियोन प्लस में प्लस है तो इसका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस में चार्ज हमेशा कंसीडर होगा। Cl है और Cl माइनस है, अगर आप देखेंगे ये P5 है, ये P6 है, तो क्या आप इसे ज़्यादा बोल देंगे? नहीं। माइनस आने पर साइज बढ़ेगी, तो माइनस आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी। ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा। तो एक एलिमेंट के अगर आपको दिखते हैं कहीं पे, तो आपको क्या करना है? हमेशा याद रखना है कि जो प्लस वाला होता है उसकी ज़्यादा, और न्यूट्रल बीच में, और माइनस वाला कम। अब जैसे जैसे प्लस बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, माइनस बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो घटेगी। किसके लिए? फॉर द सेम एलिमेंट, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑल्सो, है ना। फॉर द सेम एलिमेंट ऑलवेज कंसिडर चार्ज नॉट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फॉर द सेम एलिमेंट, है ना, एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब है जिसमें चार्ज अलग अलग होंगे प्लस माइनस, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे लेकिन चार्ज अलग अलग होंगे, कॉन्फ़िगरेशंस डिफरेंट होंगे, बट हमें कंसिडर नहीं करना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज को भी ऐसे ही देखना है। अगला सवाल कह रहा है M से M प्लस 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग गए, ठीक है। यानी कि हम चलें M से M प्लस और फिर उसके बाद M2 प्लस। इसने ये वैल्यू दी हुई है 100, ये वैल्यू दी हुई है इसने डायरेक्ट जो है वो 250, क्योंकि M से M2 प्लस डायरेक्ट लिख दिया है। तो कह रहा है IE1 है, ये I2 मतलब है ना, ये IE कर देना बेटा इसको ना, IE है वो। कह रहा है ये IE1 ऑफ M, IE1 ऑफ M इज 100, IE1 ऑफ M इज 100। सही बात है, ये तो IE1 ही है, IE1 ऑफ M ही है ये। फिर IE2 ऑफ M, IE2 ऑफ M इज 150, IE2 ऑफ M। ये तो अगर देखोगे तो IE1 प्लस IE2 ऑफ M है ना, अगर आप देखोगे तो 250 तो यही है। तो इसका मतलब है ये फिर IE2 हुआ। तो आपसे पूछा जाए कि IE2 हुआ कितना, तो आप क्या करोगे? 250 माइनस 100 ही तो करोगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 150 हो जाएगा। तो ये 150 आया तुम्हारा, और ये कह रहा है IE2 ऑफ M इज 150। सही बात है, IE2 ऑफ M इज 250 नहीं होगा, ये आंसर गलत हो गया, क्योंकि ये तो दोनों जुड़ के 250 हुए ना, तो IE1 और IE2 ऑफ M जो है वो 250 होगा। ठीक है भाई, चलिए इसे और किस तरह से लिख सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। कभी भी ऐसा ऐसा एक सवाल और कर लेते हैं। लो आ जाओ, इसमें अगर हमें ऐसा लिखना है, फिर हमें अगर ऐसा M3 प्लस लिखना है, सॉरी M2 प्लस लिखना है, M2 प्लस लिखना है और M3 प्लस लिखना है, क्या क्या लिख सकते हैं? इसे IE1 ऑफ M लिख सकते हैं, इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है।
इसे हम IE2 ऑफ m लिख सकते हैं, ये भी हमें पता है, और इसे हम IE3 ऑफ m लिख सकते हैं। लेकिन इसका और नाम हो सकता है क्या? यस, IE1 ऑफ m प्लस भी तो यही है, इसकी तो पहली है ना, तो इसका और इसका मतलब सेम हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हो? यहाँ पे लिख सकते हैं IE1 ऑफ m2 प्लस, इसकी तो पहली है ना, और इसकी दूसरी हो गई, उसकी तीसरी है, तो इसकी दूसरी और इसकी पहली, तो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे इसको? और एक और नाम क्या हो सकता है बेटा? IE2 ऑफ m प्लस भी हो सकता है, ये इसके नाम है। तो आपको ये किसी भी तरह से पूछ सकता है, आपको ये किसी भी तरह से पूछ सकता है, ये रिलेशन सेम है। ये तो इसका तो एक ही नाम हो सकता है, इसके दो नाम हो सकते हैं, उसके तीन नाम हो सकते हैं, और आगे बढ़ोगे और नाम हो सकते हैं। तो इट्स सिंपल कि आप कौन से स्टेप से चीज को देख रहे हो, विद रेस्पेक्ट टू क्या चेक कर रहे हो आप, विद रेस्पेक्ट टू, तो उससे देखते हैं हम। यानी कार्बन की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और कार्बन प्लस की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एक ही बात है। देखो, अगर मैं यहाँ कार्बन लिख दूं और यहाँ कार्बन प्लस लिख दूं, इधर आगे जाऊं तो यह कार्बन 2 प्लस लिख दूं, तो क्या है ये? कार्बन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, कार्बन की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी IE2 ऑफ कार्बन, का मतलब क्या हो गया? IE1 ऑफ कार्बन प्लस। अरे एक ही तो बात है। तो इसलिए कभी भी किसी की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी देखनी हो तो उसके कैटायन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी तो है वो, और क्या है? समझ गए बात को? ठीक है, चलो, इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट था तो मैंने क्लियर कर दिया। इसके बाद आता है सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन एंड सल्फर। इसमें जो मैक्सिमम कौन सा होता है? इसमें मैक्सिमम ये P6 है, ये मैक्सिमम है, इसमें P6 मैक्सिमम है, और इसी रेस्पेक्ट इसी सीक्वेंस में जमा हुआ होना चाहिए। हालांकि हमें पता है क्लोरीन वहां आता है, पर इन्होंने ऐसे जमा के दिया है तो ऐसे ही सोचना है। तो ये P2 है, ये P3 है, और ये P4 है, तो P3 मैक्स होगा, यानी कि 3 नंबर पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू इसमें से 1256 है, लेकिन वो हमें 3 नंबर पे चाहिए क्योंकि क्लोरीन इन्होंने 1 2 3 पे रखा हुआ है, तो 1256 3 नंबर पे यहाँ है, ये आंसर हो जाएगा। बाकी भी आप अगर प्रॉपर सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो वो मैनेज हो जाएगी चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेलेक्ट द करेक्ट सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, बोरोन से ज्यादा फ्लोरीन है, लेकिन बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये बोरोन से कम होता है अपना क्या? एल्यूमिनियम, और उसके बाद होता है गैलियम, तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे, तो ये इसका मतलब होता है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इसमें आप ये गैलियम यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इस वजह से ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो ये कैसे चेंज हो जाएगा? ये बोरोन है, फिर गैलियम है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा क्या? एल्यूमिनियम, ऐसा हो जाएगा। तो ये भी ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, और कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा ही होता है फ्लोरीन, कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा ही होता है फ्लोरीन, तो ये तो सही है। अगला, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर, सेलेनियम। नाइट्रोजन यहाँ है, फॉस्फोरस यहाँ है, सल्फर यहाँ है, और सेलेनियम यहाँ है, तो ये इससे कम हुआ, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं P3 है, और ये P4 है, तो ये इससे ज्यादा हो जाएगा वापस, और ये इससे वापस कम हो जाएगा क्योंकि सल्फर के नीचे आता है सेलेनियम। तो हुआ क्या कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, ऐसा ही तो हुआ। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, ये भी एकदम सही चीज है, ये भी बढ़िया जमा के दिया है, मस्त अरेंज करके दिया है, मस्त अरेंज। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ऊपर से नीचे कम, फिर ये P3 है, ये P4 है, तो P3 P4 में हमें पता है कि हाफ फील्ड लगता है, तो ये भी बढ़िया है, और बाकी वो नीचे वापस से। फिर आता है बेरिलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि बेरिलियम सबसे छोटा, फिर उससे लिथियम बड़ा, फिर सोडियम, पोटेशियम, टॉप टू बॉटम है ही सही, ठीक है। कैल्शियम, बेरिलियम और पोटेशियम और सोडियम, कैल्शियम, बेरिलियम, पोटेशियम, सोडियम। सोडियम से पोटेशियम ज्यादा कैसे हो गया? चलो, बेरिलियम से कैल्शियम तो वो भी ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये तो इन्होंने गलत इन कर दिया है ना। टॉप टू बॉटम तो आयोनाइजेशन एनर्जी, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इसलिए ये वैसे ही गलत हो गया है ना। सोडियम से पोटेशियम को ज्यादा कर दिया, तो आंसर इसका कौन सा हो गया बेटा? फोर्थ आंसर हो गया। आई होप इसने थोड़ा आपका दिमाग खोला ही होगा। m माइनस एम, क्या कह रहा है ये? m माइनस से पहले m बना, फिर m प्लस बना, फिर m2 प्लस बना, और फिर m3 प्लस बना। मिनिमम एंड मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, ये मिनिमम
ये कौन सी होगी? मिनिमम। ये यही तो मिनिमम होगी और यही तो मैक्सिमम होगी, 2 से 3 वाली। तो ए और डी हो जाएगा, और क्या है? आंसर हो जाएगा ए और डी। अरे भाई सिक्वेंशियल बढ़ती तो है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती तो है। यहां से शुरू करते हैं, ठीक है, हमने एक पीछे से शुरू कर दिया। तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी तो पूछ रहा है, तो सबसे पहले वाली कम और सबसे बाद वाली ज्यादा। सिंपल। अगला सवाल, चलो इसमें एल्कली मेटल कौन सा है ये तुम करोगे होमवर्क, सारी चीजें थोड़ी है, फिर क्या तुम क्या मेहनत करोगे भैया है। आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का ऑर्डर पूछ रहा है। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का ऑर्डर लिखने का एक तरीका बताता हूँ। कौन कौन से हैं इसमें वो भी देख लेते हैं। हमारे पास इसमें है सोडियम है, फ्लोरीन है ना, सोडियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। इसको अगर देखोगे तो ये 3s1 है, पीछे 2p6 है। ये देखोगे तो 2p3 है, ये देखोगे तो 2p4 है, ये देखोगे तो 2p5 है। जरा सोचो IE2 का मतलब क्या है? दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो मैं इसकी दूसरी बोलूं ना, और इसकी दूसरी का मतलब क्या होगा? Na से Na प्लस बन चुका होगा। इसकी दूसरी का मतलब है क्या? अभी पीछे ही तो बताया, Na से Na प्लस बन चुका होगा। यहां से यहां तुम जाने की कोशिश कर रहे हो, इसे ही तो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ Na बोलोगे। यानी कि क्या मैं इसे आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ Na प्लस लिख सकता हूं? लिख सकते हो। तो ऐसा आप सोच सकते हो कि या तो इनके दूसरी बोल दो या इनके कैटायंस की पहली बोल दो, बात तो एक ही है। या तो इनकी दूसरी बोल दो या इनके कैटायंस की पहली बोल दो, एक ही बात है। तो इनके कैटायंस का मतलब क्या है? इनके कैटायंस का मतलब क्या है? अगर ये 3s1 है तो ये 2p6 हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि ये एक कम हो गया, अब 2p6 हो गया। ये फिर यहां पे कितना हो गया? ये 2p2 हो गया। ये कितना हो गया? ये 2p3 हो गया। ये कितना हो गया? ये 2p4 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ये कितना हो गया? 2p6 हो गया। अब ये तो मैक्सिमम हो गया, ये तो 2p6 तो मैक्स हो गया, मैक्स। ये क्या हो गया? मैक्स। अरे भाई 2p6 तो मैक्स हो गया ना, अब तो पीरियड नंबर सेम हो गया और पीरियड नंबर 2p6 मैक्स होता है। अब आप इसे अरेंज कर लो। अब आप इसे अरेंज करोगे तो 2p2, उसके बाद 2p4, उसके बाद 2p4, उसके बाद 2p3 और उसके बाद 2p6। यानी सोडियम सबसे मैक्स होना चाहिए। p3 में ऊपर हमारे पास अभी ऑक्सीजन आ रहा है और p4 में हमारे पास अभी फ्लोरीन आ रहा है और फिर p2 में हमारे पास ऊपर नाइट्रोजन आ रहा है। NFONA, 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 NFONA। एक तो ये सही करो पहले, तो ये सोडियम है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। Na कर देना भाई इसको। हाँ, तो NFONA, NFONA लो आंसर हो गया। NFONA, NFONA देख लो, NFONA। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसे निकालते हैं कि आपको जो गिवन कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल पता है एलिमेंट का, उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो और फिर इसको अरेंज कर दो। अब आप देखो यहां पर जो पेनेट्रेशन पावर है वो इनमें सॉरी, यहां पर जो हाफ फील्ड है वो इसमें लगा है। जो हाफ फील्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन में लगता है पहली आयोनाइजेशन एनर्जी में, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी आप इनके बीच में देखोगे p3 p4 में, p3 p4 में देखोगे। दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी में ये एक एक कम हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो फिर आपके सामने p3 p4 ये बन के आएंगे, तो आप यहां देखोगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हम IE2 जो है वो देख सकते हैं। कड़क, ये वाला खुद कर लेना। पूछ क्या रहा है? हाँ ये खुद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। होमवर्क। जेई मेंस के सवाल देख लो, आ जाओ। MDJ IOC बड़े आराम से। जेई मेंस का सवाल देख लेते हैं जल्दी। पहला, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है। इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, पीरियड में सेम शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, जो कि शील्डिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, तो जो न्यूक्लियर चार्ज है जेड इफेक्टिव है वो आउटवेज कर लेता है, यानी उसको ओवरकम कर लेता है शील्डिंग को। ये सही बात है। तो हमारे पास A इज फॉल्स बट R इज ट्रू में हमारा पास ये चीज जाएगी। जब भी हम किसी पीरियड में इधर से इधर जाते हैं ना, तो N जो है वो कांस्टेंट होता है ना। पीरियड में N कांस्टेंट होता है, शेल नंबर सेम होता है। इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज इन सेम शेल, तो सिग्मा जो है नॉट इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली।
सिग्मा सिर्फ 35% के आसपास बढ़ रहा है। हर एक एलिमेंट से जब आप इधर जा रहे हो, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे हो, तो 35% के आसपास सिग्मा बढ़ता है, और 85% के 65% के आसपास ओवरऑल न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं इफेक्टिव इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आउटवेज कर लेता है किसको, शील्डिंग को, यानी कि जो रिपल्शन है उसको वो ओवरकम कर लेता है। इसी वजह से वहां पे लेफ्ट टू राइट साइज जो है वो डिक्रीज होती है। लेकिन इन्होंने आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज दिखा था, वो गलत है। साइज डिक्रीज होने का बढ़िया रीजन नहीं है। अगला क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वह ये सब कर लेगा, अब ये सब कर लोगे है ना। होमवर्क ये है जेई मेन 4 अप्रैल 2023 शिफ्ट 1 का सवाल, आराम से होमवर्क कर सकते हो। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी बता दिया। फिर ये है, ये भी होमवर्क कर सकते हो, कोई नहीं। मैं कंप्लीट ऑर्डर लिख देता हूँ, है ना। फाइनल ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर बीत गई, कैसे याद रखोगे, बीत गई। 13th ग्रुप का फाइनल ऑर्डर है बीत गई, याद हो जाएगा। बाकी इन्होंने अलग अलग टुकड़े में दिया होगा तो आप देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन दोनों लगते हैं, है ना। ये आपको होमवर्क दे के जा रहा है, कुछ नहीं है। जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, होमवर्क उससे हो जाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। नीट वालों चिंता मत करो सब हो जाएगा, ठीक है। ये लो मेटेलिक कैरेक्टर, तुम ही बता दो, इसमें होमवर्क हो जाएगा। ये टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ये सारे सवाल मैं होमवर्क में छोड़ के जा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर, जो जितना बड़ा मेटल, जो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम वो उतना अच्छा मेटल। इसमें सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी किसी मेटल, नॉन मेटल की, और सबसे कम होगी मेटल की। तो मेटेलिक कैरेक्टर ये सबसे ज़्यादा रखेगा। बस फिर एक ही ऑप्शन है जिसमें सोडियम को मैक्सिमम दिया हुआ है। ये लो, आपका ये सवाल भी हो गया। अगला सवाल, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वैल्यूज ढूंढनी आयोनाइजेशन एनर्जी की। अरे बहुत आसान, 2s2, ठीक है, 2p4, ठीक है, 2p3, 2p1। अब जरा सोचो, s2p1, तो अब आप इसे अरेंज कर लो। अरेंज कैसे करोगे कि p1 सबसे पीछे, फिर s2, उसके बाद p4 और उसके बाद p3, और ऐसे अरेंज करके वैल्यूज निकाल देना। ये होमवर्क है, ले भैया, ये तेरा जेई मेंस निकाल हटा। जेई एडवांस भी देख लो, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मेंस ही हो जाएंगे, ना ना ना, जो पढ़ा है उससे एडवांस भी हो जाएगा। और हाई लेवल चाहिए वो मैंने पहले ही करवा दिया, और मैंने हाई लेवल चाहिए और करवा चुका। करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंड पोटेंशियल पूछ रहा है। मैं जेई एडवांस 2001 का सवाल करा रहा हूँ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम गलत, है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सही। टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, यही सही है। BCN, यानी कि ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है, ये भी तो करेक्ट पूछ रहा है क्या, तो ये तो सही है। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो ये P1, P2, P3, तो ये भी, ये तो अच्छा, ये इनकरेक्ट हो गया ना, इंक्रीज हो गया, टोके टोके करेक्ट पूछा, सॉरी। ये टॉप टू बॉटम, ये भी इनकरेक्ट हो गया, ये भी इनकरेक्ट हो गया। हाँ ठीक है, आंसर दूसरा हो गया, होमवर्क नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। आसान सा था, आसान सा था, आसान सा था। जेई एडवांस, जेई एडवांस, जेई एडवांस कह रहा है द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का केस बता रहा है। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का केस बता रहा है। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का केस बता रहा है। कह रहा है ये 3s2 है, ये 3p1 है, लेकिन पीछे 3s2 है। इसके पीछे जब ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखोगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसकी जाएगा IE1, तो यही होगा। लेकिन अगर IE2 की बात करोगे, लेकिन अगर IE2 की बात करोगे, IE2 की बात करोगे, ठीक है, IE2 की बात करोगे, अच्छा इसमें फर्स्ट की ही बात करी है, एल्यूमिनियम की लेस करी है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो मैग्नीशियम से फिर है, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन सेकंड आयनाइजेशन ऑफ सोडियम। ये रहा मैग्नीशियम, ये रहा सोडियम, निकालना क्या है, IE2। IE2 का मतलब है ये 3s1 है और पीछे 2p6 है, और ये 3s2 है, तो ये कटेगा तो 3s1 जाएगा और ये कटेगा तो 2p6 आएगा। अब जो तुम्हें इलेक्ट्रॉन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए निकालना है बेसिकली, वो इसमें से निकालोगे। तो IE2 जो है वो इस कॉन्फ़िगरेशन से कंपेयर होगी, इससे नहीं। तो P6 और ये हो जाएगा। तो सोडियम सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन, ये गलत हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज लेस देन फर्स्ट आयोनाइजेशन। हाँ, फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट में यही जीतेगा। ये 3s2 है, ये 3s1
1 है, तो फर्स्ट में तो यही जीतेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी में तो यही सही होगा। उसके बाद क्या है, द थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Na। अरे वाह मेरे शेर, थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। सोडियम के तीसरे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, तो सोडियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, सोडियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, फिर पता लगेगा। तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी, अब ये तो हो गया 1, ये हो गया आपका 2, और अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरे में हमारे पास सोडियम है, हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम हमारे पास 3s2 है और 2p6 है, ये पीछे 2p6 और 3s1 है। अगर आप इसका तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी, इन दोनों की तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकालना, तो ये इसका मतलब है 2p6 हो गया, और इसमें से एक और जाएगा तो ये 2p5 हो गया। अब IE3 जो है वो 2p6 और 2p5 में कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली 2p6 ही ज़्यादा होगी। IE3 का मतलब है अब इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, पहला इलेक्ट्रॉन 3s1 से निकला, दूसरा इलेक्ट्रॉन 2p6 से निकला, तीसरा इलेक्ट्रॉन 2p5 से निकलेगा ना, पहला इलेक्ट्रॉन 3s2 से निकला, दूसरा इलेक्ट्रॉन 3s से ही निकला, लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन 2p6 से निकलेगा, तो यस, थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। तो एकदम सही बात है, ये सारी चीज लिखी हुई है, जेईई एडवांस का सवाल है, पहली, दूसरी और तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी पर बेस्ड। क्या कह रहा है, अमंग्स द फॉलोइंग एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कह रहा है, ये नहीं होगा क्योंकि ये लोएस्ट है। अब इनमें से आपको देख लेना है, होमवर्क कर लेना। जेईई 1990 का क्वेश्चन है, IIT जेईई 1990 का सवाल है, ये बहुत आसान सा। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंड पोटेंशियल ऑफ सोडियम, ये देखो जेईई 1998 में सवाल पूछा था, ये रहा, कुछ नहीं है, सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट बता रखे हैं पेनेट्रेशन के और हाफ फील्ड के, वहां से ये सवाल हो जाएगा बिना किसी शंका के। क्या कह रहा है, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन पहला आयोनाइजेशन एनर्जी, ये P3, ये P4, ये कम होगा। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रेस्पेक्टिवली पूछ रहा है, ये वैल्यू ज्यादा, ये वैल्यू कम चाहिए, ये वैल्यू ज्यादा, ये वैल्यू कम है, आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, हमें वही चाहिए, नाइट्रोजन का ज्यादा हो जाएगा हाफ फील्ड की वजह से, तो ये वैल्यू ज्यादा और कम इस तरह से निकाल लेंगे। अगला क्या कह रहा है, द एलिमेंट विद द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लिखवा दिया होमवर्क, जेईई एडवांस के सवाल है, होमवर्क देके जा रहा हूं, घबराना मत। करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये आपका P2 है, ये आपका P3 है, ये आपका P4 है, ये आपका P5 है। सेकंड का मतलब हो गया ये P1 बन जाएगा, P1 से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें आपको P2 से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें आपको P3 से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें आपको P4 से इलेक्ट्रॉन निकालना है, सेकंड का मतलब। तो P1 P2 में P1 तो पीछे रहेगा ही, P2, लेकिन P3 P4 में P3 आगे आ जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे P1 P2 और P4 और P3 हो जाएगा। अब जरा देखो P1 पे कौन है, कार्बन, P2 पे कौन है, नाइट्रोजन, फिर ये पहले आ जाएगा फ्लोरीन, और फिर कौन आ जाएगा, ऑक्सीजन। CnFO कहीं पे है तो देख लो, CnFO 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 CnFO, आंसर हो जाएगा थर्ड। IIT जेईई 1981 के क्वेश्चन से, 1980 जेईई एडवांस 1981। The first ionization energy of बेरिलियम is greater than that of boron. Yes, बेरिलियम जो है वो 2s2 होता है और बोरोन जो है वो 2p1 होता है। पेनेट्रेशन की वजह से ये बात सही है, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरोन। 2p ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 2s, ये गलत बात है। 2p की एनर्जी तो ज्यादा ही होती है ना, 2s और 2p में एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, जो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होता है। न्यूक्लियस से जो जितनी ज्यादा सबशेल दूर होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 3s है, 3p है, 3d है, तो एनर्जी की बात तो यही होगी, एनर्जी तो यही होगा ना, जितनी ज्यादा हायर एनर्जी न्यूक्लियस से उतना ही लेवल दूर होगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने उल्टा लिखा, तो हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ये IIT जेईई 2000 का सवाल है, आप कर सकते हो। इन्हें फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए को आप 1 भी लिख सकते हो, एल्कली मेटल्स, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, देयरफॉर लिथियम इज ए पुअर रिड्यूसिंग एजेंट। यहीं पे बात गलत हो गई, रिड्यूसिंग स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ये तो ये पुअर गलत कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट है। ये कैसा स्टेटमेंट है बेटा, फॉल्स स्टेटमेंट है। IIT जेईई 1987 में पूछा हुआ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट वाला सवाल है। फिर क्या कह रहा है,
कंपेयर क्वालिटेटिवली द फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड जिंक। पहले कॉपर की बात करते हैं, ये 3d10 4s1 है, और जिंक की बात करते हैं तो ये 3d10 4s2 है। अगर अभी बात करोगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 4s1 से निकलेगा, यहाँ 4s2 से निकलेगा, तो IE1 तो इसका ज्यादा होगा। लेकिन अगर कॉपर और जिंक में आप IE2 की बात करते हो, IE2 की बात करते हो, तो कहानी कुछ अलग होगी। यहाँ 3d10 4s1 है, ये अब चला जाएगा, ये सिर्फ 3d10 बचेगा। यहाँ 3d10 4s2 है, यहाँ पे ये 3d10 4s1 बचेगा। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक इसमें से निकलेगा, तो कॉपर जो है वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 2 कॉपर में ज्यादा हो जाएगी। रीजन बोलो क्या? फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो जाएगा? फुलफिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन कर ली है, इधर आपने आंसर्स लिख लिए हैं, ये आंसर हमने लिख लिए हैं। ठीक है भाई, चलिए हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है। क्रोमियम में 3d4 4s, सॉरी क्रोमियम होता है 3d5 4s1, वैनेडियम होता है, वैनेडियम क्या होता है 3d3 4s2। ठीक है, मैंगनीज क्या होता है 3d5 4s2, और आयरन क्या होता है 3d6 4s2। तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या मतलब है? सब में से दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल देना, तो यहां पे आएगा आपका 3d4, यहां पे आपका आएगा 3d2, सॉरी 3d3, क्योंकि ये दो ही निकलेंगे ना, तो 3d3, यहाँ तो एक ही था इसलिए एक उधर से निकाला। फिर यहां से भी दो निकलेंगे तो आएगा अपना 3d5, है ना। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है ना, ये थर्ड आयोनाइजेशन पे, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी तो पूछ रहा है, हाईएस्ट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये अपना क्या नाम से 4s2, और ये आ जाएगा आपका क्या 3d6, तो ये कितना हो जाएगा 3d6। अब आप कंपेयर करोगे इसमें से, तो ये मैक्स होगा, पूछो क्यों? मैक्स ड्यू टू हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो आंसर क्या चला जाएगा आपका? मैंगनीज आंसर चला जाएगा। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? इनमें से मैंगनीज की ज्यादा होगी, है ना। इनमें से किसकी ज्यादा होगी? मैंगनीज की थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये 3d5 4s2 होता है बेटा, तो दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तीसरी आयोनाइजेशन एनर्जी यहीं से करोगे, दो जाएंगे, फिर यहाँ से करोगे, फिर इसमें भी दो जाएंगे, यहाँ से करोगे, तो इसमें दो यहाँ से जाएंगे तो तीन इसमें से निकालोगे, इस सिस्टम में से निकालोगे, इसमें एक यहाँ से जाएगा तो 3 4 सिस्टम में से निकालोगे, तो यहाँ से मैंगनीज जो है वो हमारा तीसरा आयोनाइजेशन एनर्जी आएगा। चलिए, तो ये था आप आज का सेशन। आई होप आपने इसे एंजॉय किया होगा, आपने लेवल को महसूस भी किया होगा। हमने जेई एडवांस, जेई मेंस, जेई एडवांस लेवल को टच किया है, और नो डाउट नीट के PYQs आप जिस भी सोर्स से करें डेफिनेटली कर सकते हैं, बेधड़क होके कर सकते हैं, कहीं पे कहीं भी अटकने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हमने शुरुआत में ही कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट और कुछ ऐसे सवाल भी देख लिए हैं कि अगर बिल्कुल एग्जामिनर जो हैं वो पेपर बनाते हुए एकदम जो मतलब हुए हैं कि आपके माने आपकी जो टेस्टिंग एजेंसी है वो पागल ही हो जाए कि भैया अब तो ऐसा सवाल दूंगा कि कोई ना कर पाए, तो वो इस पर्टिकुलर टॉपिक में किस लेवल तक सोच सकते हैं, तो वहां पे हमने वो चीज रिड्यूसिंग पावर और हाइड्रेशन एनर्जी से जोड़ के वो चीजें हमने करके देख ली हैं। आई होप आपने समझा होगा इस चीज को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।